वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल व्यास नारायण मिश्र। आज हम डिस्कस कर रहे हैं क्लास 12th प्रोबेबिलिटी एक्सरसाइज 13.3 क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में है कि एक गर्ल है जो एक डाई को थ्रो करती है। डाई में 1 2 3 4 5 6 होता है। यदि डाई थ्रो करने पे 5 और 6 आता है तो वो कॉइन को 3 टाइम्स टॉस करती है और उसमें नंबर ऑफ हेड को नोट करती है। लेकिन अगर डाई को थ्रो करने से 1 2 3 या 4 आता है तो वो कॉइन को टॉस करती है और ये देखती है कि हेड और टेल कितना है। हेड और टेल को नोट करती है। यदि हमें एग्जैक्टली वन हेड फाइंड करना है या यदि गर्ल्स को वन हेड फाइंड करना है तो इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि 1 2 3 4 जब वो थ्रो करती है डाई के साथ तो वन हेड में हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है। तो इसमें ध्यान रखना है, जो हम स्टार्टिंग में लिख रहे हैं इसी तरह से सभी क्वेश्चन में लिखना होता है। तो लेट इवन को हमने ले लिया। जब हम डाई को थ्रो करते हैं तो 5 या 6 आने के इवेंट को हम इवन से डिनोट कर रहे हैं। इसी तरह से 1 2 3 या 4 डाई में आने की इवेंट को हम E2 से डिनोट कर रहे हैं। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन में भी नोट किया जाएगा। आप इसको ध्यान रखें क्योंकि इसमें थ्योरी भी लिखनी पड़ती है कुछ। अब एन इवन, तो चूंकि 5 और 6 आना है तो नंबर ऑफ इवन इवेंट कितना हो जाएगा 2 और नंबर ऑफ E2 इवेंट हो जाएगा 4, क्योंकि 1 2 3 4 आ रहा है और जो टोटल इवेंट है वो हो जाएगा 6। यहाँ पर E1 और E2 जो है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इवेंट्स होते हैं। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब होता है कि E1 और E2 एक साथ अकर नहीं होंगे। यदि E1 अकर होगा तो E2 नहीं होगा और E2 अकर होगा तो E1 नहीं होगा। ये एट अ टाइम अगर कोई दो इवेंट अकर नहीं होते तो उसे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कहते हैं। लेकिन इससे ये क्लियर नहीं होता कि क्या E1 हो रहा है या E2 इवेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो यदि E1 और E2 दोनों इवेंट में ये डिफिनिट है कि दोनों में से एक होना ही है, तो अगर कोई इवेंट होता है उसकी कंडीशन फिक्स है तो उस इवेंट को एग्जॉस्टिव इवेंट कहते हैं। तो यहाँ पे अगर E1 इवेंट होगा, डाई को टॉस करेंगे तो या तो 1 2 3 4 आएगा या तो 5 6 आएगा। तो चूंकि अगर 1 2 3 4 आएगा तो 5 6 नहीं आएगा, अगर 5 6 आएगा तो 1 2 3 4 नहीं आएगा। इसलिए E1 E2 म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है। अब यदि हम डाई को टॉस करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 में कुछ ना कुछ जरूर आएगा। ये डिफिनिट है कि कुछ ना कुछ जरूर आएगा, चाहे E1 का इवेंट आए चाहे E2 का इवेंट आए। इसलिए इसको म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इवेंट कहते हैं। अब इसकी जो प्रोबेबिलिटी है PE1 की वो हो जाएगी 2/6 इक्वल टू 1/3। PE2 का हो जाएगा 4/6 इक्वल टू 2/3। अब चूंकि क्वेश्चन में लिखा है एग्जैक्टली वन हेड, तो एग्जैक्टली वन हेड के लिए हम इवेंट E ले लेते हैं। तो अगर एग्जैक्टली वन हेड देखना है तो आप देख सकते हैं कि अगर 1 2 3 4 या 5 6 दो इवेंट दिए हैं तो यदि 5 6 के साथ, मतलब यदि हम डाई को टॉस करते हैं और 5 6 आता है तो वहां पे वन हेड की क्या कंडीशन होगी। तो हमने देख चुके हैं कि अगर 5 6 आता है तो कॉइन को 3 टाइम्स उसको टॉस किया जाता है। इसलिए यहां पर कंडीशन है कि 1 2 3 4 5 6 E/E1 का मतलब है E1 इवेंट हो चुका है, अर्थात 5 और 6 आ चुका है। तो E की प्रोबेबिलिटी देखना है। E क्या है, वन हेड आने की प्रोबेबिलिटी। तो जब 5 और 6 आ चुका है तो E वन हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, चूंकि 5 6 में 3 टाइम्स इसको हम टॉस करते हैं तो इसलिए वन हेड आने का हो जाएगा HTT THT और TTH। ये 3 इवेंट हैं, इसलिए ये हो जाएगा 3/8, क्योंकि टोटल 3 टाइम्स जब कॉइन को टॉस करेंगे तो टोटल इवेंट हो जाएगा 3/8। अब यदि E/E2 ले, E2 का मतलब यदि 1 2 3 4 5 इवेंट आता है तो सिर्फ कॉइन को टॉस करते हैं तो उसमें हेड आए, इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1/2। अब 1 2 3 4 के साथ जब हम डाई को टॉस करते हैं तो इसमें वन हेड आने की प्रोबेबिलिटी, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं PE2/E,
क्योंकि 1 2 3 4 इवेंट को हम E2 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और ये कंफर्म है कि 1 हेड आना है। जो चीज कंफर्म है उसको अपान में लिखते हैं, क्योंकि यहाँ ई क्या है, 1 हेड आने की प्रोबेबिलिटी है, इसलिए उसको अपन अपान में लिखते हैं। E2 अपॉन E1 हो जाएगा। 1 2 3 4 E2 इवेंट है, क्योंकि 1 2 3 4 के साथ डाई के टॉस करने की प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड करना है, इसलिए E2 अपॉन E1 फाइंड करना है। अब हम बेस थ्योरम अप्लाई करते हैं। बेस थ्योरम आप देख सकते हैं, ये फॉर्मूला है PE2 PE1 अपॉन E2 और इसी तरह से PE अपॉन E1 PE1 प्लस PE अपॉन E2 इंटू PE2, ये फार्मूला है। अब ये वैल्यू हम पुट करेंगे, तो ये हमने वैल्यूज पुट कर दिया और कैलकुलेट कर दिया। कैलकुलेट करने के बाद आंसर आ रहा है 8 अपॉन 11। आप लोग इसका कैलकुलेशन कर सकते हैं। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11। तो इसमें 3 मशीन है, मशीन ऑपरेटर है ABC। ए जो है 1% डिफेक्टिव आइटम प्रोड्यूस करता है, B 5%, C 7% डिफेक्टिव आइटम प्रोड्यूस करता है। तो मशीन ए के द्वारा जो आइटम है उसको हम ले लेते हैं E1। मशीन E2 के द्वारा मशीन बी के द्वारा जो आइटम प्रोड्यूस होता है उसको हमने ले लिया इवेंट E2 और मशीन 3 के द्वारा जो आइटम प्रोड्यूस होता है उसको हमने ले लिया E3। तो इस तरह से PE1 चूंकि 1%, अच्छा अब चूंकि इसमें ये भी है कि जो ए है वो टोटल टाइम का 50% जॉब में रहता है, तो PE1 इक्वल टू हो जाएगा 50 अपॉन 100, PE2 इक्वल टू हो जाएगा चूंकि 30% जॉब में रहता है तो 30 अपॉन 100 हो जाएगा। इसी तरह से PE3 हो जाएगा 20 अपॉन 100। अब यदि हम डिफेक्टिव आइटम का इवेंट को E ले लेते हैं तो E अपॉन E1, इसका मतलब डिफेक्टिव इवेंट मशीन ए के द्वारा है, इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगा 1 अपॉन 100, क्योंकि उसमें लिखा है कि मशीन ए जो है मशीन ऑपरेटर ए 1% डिफेक्टिव आइटम को प्रोड्यूस करती है, तो 1 अपॉन 100 हो जाएगा। फिर अगर डिफेक्टिव आइटम मशीन बी से है तो 5% है, तो 5 अपॉन 100। फिर डिफेक्टिव आइटम मशीन 3 से है, E3 का मतलब हो गया कि मशीन 3 कंफर्म है, डिफेक्टिव आइटम देखना है, तो ये हो जाएगा 7% दिया हुआ है, तो 7 अपॉन 100। अब हम बेस थ्योरम यूज करेंगे जैसा कि हमने बताया है। चूंकि यहां पर हमें यह देखना है कि मशीन ऑपरेटर ए के द्वारा कितना डिफेक्टिव आइटम प्रोड्यूस होता है, इसलिए E1 अपॉन ए देखना है। क्योंकि डिफेक्टिव आइटम देखना है ये कंफर्म है, लेकिन किससे देखना है, मशीन ए से देखना है, और मशीन ए का इवेंट क्या है, E1। तो जो चीज कंफर्म है उसको अपान में लिखते हैं। तो डिफेक्टिव आइटम कंफर्म है, इसलिए ई डिफेक्टिव आइटम के लिए ई इवेंट है, इसलिए ई अपान में आ गया। अब यहां से बेस थ्योरम लगा दिए। यहां से आप देख सकते हैं बेस थ्योरम PE1 PE अपॉन E1 PE अपॉन E1 PE1 प्लस PE अपॉन, यहाँ E1 अपान में है तो E1 इंटू में रहेगा, यहाँ E1 अपान में है तो E1 इंटू में रहेगा, E2 अपान है तो E2 इंटू में रहेगा। ये फॉर्मूले को समझने के तरीके हैं। यहाँ E3 अपान में है तो E3 इंटू में रहेगा, ये समझने के तरीके हैं। अब इन सभी वैल्यू को हम पुट करेंगे। इन वैल्यूज को जो वैल्यू हमने वहां पे नोट किया उनको सबको पुट करके सॉल्व करेंगे, तो ये हो जाएगा 5 अपॉन 34। इसको सॉल्व आप लोग कर सकते हैं। फिर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12। इसमें 52 कॉर्ड्स दिए हुए हैं, तो इसको हम शॉर्टकट में कर रहे हैं। इसके लिखने के लिए जैसे क्वेश्चन नंबर 10 और 11 में बताए ठीक उसी तरह से देखना है। यहां पर भी हम देखेंगे लेट इवन इवेंट दैट लास्ट कॉर्ड इज अ डायमंड। तो एन इवन डायमंड के टोटल नंबर ऑफ कॉर्ड्स 13 होते हैं, इसलिए एन इवन इक्वल टू हो जाएगा 13। फिर E2 लास्ट कॉर्ड इज नॉट अ डायमंड, तो जो डायमंड नहीं है, तो चूंकि टोटल कार्ड्स होते हैं 52, 13 माइनस हो जाएंगे, तो E2 हो जाएगा 52 माइनस 13 इक्वल टू 39। टोटल कार्ड कितने हैं 52, इसलिए NS इक्वल टू हो जाएगा 52। तो इस तरह से डायमंड कार्ड की जो प्रोबेबिलिटी है वो हो जाएगा 13 अपॉन 52 इक्वल टू 1/4, और डायमंड कार्ड नहीं होने की जो प्रोबेबिलिटी है नॉट डायमंड में हो जाएगा PE2 इक्वल टू 39 अपॉन 52 इक्वल टू 3/4। अब चूंकि हमें ये देखना है कि प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है कि जो लॉस्ट कार्ड है वो डायमंड है, तो यहाँ एक चीज फिक्स है कि डायमंड है, और डायमंड की इवेंट को हम E1 से रिप्रेजेंट करते हैं, इसलिए E1 यहाँ पे अपान में आ गया। और लास्ट कार्ड को हम ये मान सकते हैं लेट ई इवेंट दैट 2 कॉर्ड्स ड्रॉन फ्रॉम द रिमेनिंग पैक आर डायमंड्स।
तो यहाँ पे चूंकि दो कार्ड को ड्रॉ किया गया है और जो लॉस्ट कार्ड है उसको हम ई से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो इसलिए ये हो जाएगा ई अपॉन E1। चूंकि टोटल टोटल डायमंड कार्ड होते हैं 13, क्योंकि E1 क्या है, डायमंड कार्ड की प्रोबेबिलिटी है। तो अगर 2 कार्ड निकालना है तो एक डायमंड कार्ड लॉस्ट हो चुका है, खो चुका है, इसलिए एक डायमंड कार्ड खोने के बाद जो रिमेनिंग डायमंड कार्ड बचेंगे वो 12 बचेंगे। अब दोनों कार्ड का सिलेक्शन 12 से होगा, इसलिए 12C2 अपॉन 51C2। चूंकि टोटल कार्ड 51 है, एक कार्ड डायमंड वाला जा चुका है, इसलिए टोटल कार्ड चूंकि 52 है, एक कार्ड डायमंड का जा चुका है, इसलिए हो जाएगा 51C2। इसको सॉल्व करेंगे तो चूंकि 2 से 2 का ये आप एनसीआर का फार्मूला लगा के देख सकते हैं, तो ये हो जाएगा 12 इंटू 11 और 51 इंटू 52। इसी तरह से PE2 निकालेंगे। PE2 का मतलब है दूसरा कार्ड डायमंड का है, तो 30C2 अपॉन 51C2 हो जाएगा। तो यहां पर इसको भी हम सॉल्व करेंगे एनसीआर के फार्मूले से, फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस r से, तो ये फार्मूला हो जाएगा। इसको हम सॉल्व कर लेंगे। फिर हम बेस थ्योरम यूज करेंगे। बेस थ्योरम हम आपको बार बार लिख चुके हैं, यहां से आप देख सकते हैं। और ये जो वैल्यूज हैं, ये वैल्यूज पीछे दी हुई हैं, ये सभी वैल्यू को पुट करेंगे और अल्टीमेटली इसका आंसर आ जाएगा 11 अपॉन 15। तो फ्रेंड्स, ये हो गए प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन नंबर 10, 11, 12। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट करें। थैंक यू वेरी मच।